आज के मुख्य समाचार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बोला, 2 साल के कार्यकाल के बाद भी बताने के लिए कांग्रेस सरकार के पास कुछ भी नहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला में बजट सत्र के दौरान मीडिया से हुए रूबरू। 2025 के दूसरे दिन विधानसभा बजट की सलामी देकर की गई शुरुआत। युवक ने मजाक में किया चिट्टे का सेवन। मकान में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़। गुंडों ने एचपी परिसर में किया आत्मघाती हमला। बजट सत्र के दौरान भवानी सिंह पठानिया ने कहा, केंद्र सरकार का पैसा किसी के घर से नहीं आता। भीम आर्मी ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के पास 2 साल के कार्यकाल के बाद भी बताने के लिए कुछ भी नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार के बजट अभिभाषण में ऐसे दावे किए गए हैं कि जिसे मैं सुनकर भी चौंक चुका हूँ। अधिकांश कांग्रेस पार्टी के मंत्री और विधायक हमने गहरी निद्रा में देखा, सोए हुए थे और यहां तक के ऑफिसर गैलरी में भी ये मंजर देखने को मिला। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय सीधा है कि उपलब्धियों के नाम पर जो भाषण महामहिम राज्यपाल मोदी जी के माध्यम से वहां दिलवाया जा रहा था, उसमें सच्चाई कहीं नहीं है, दूर दूर तक। और इन्हीं बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता भी उब करके सुस्ताने लगे। और उसके साथ साथ में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उपलब्धि अगर होती तो शायद मुझे लगता है कि तालियां भी बजते, मेज भी थपथपाए जाते और उत्सुकता के साथ लोग सब सुनते, जो विधायक थे, मंत्री थे। अब इन सारी चीजों को लेकर के मैं कितना बोलूं? मुख्यमंत्री जी को झूठ बोलने की आदत है और झूठ बोल करके पिछले 2 वर्ष का कार्यकाल उन्होंने इस प्रकार से गुजारा है। और अब तीसरे वर्ष हम सोच रहे थे कि कुछ होगा, कुछ तो ठीक बोलेंगे। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के अफसोस है कि जितने भी बातें वहां पर कही गई, जो उपलब्धियों के नाम पर उन्होंने गिनवाने की कोशिश की महामहिम राज्यपाल जी के माध्यम से इस अभिभाषण में, उनमें योजनाएं वो थी जिन योजनाओं का शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, जिनका बजट प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। अगर वो पूरी हो करके तैयार हुई और उसके बाद वो समर्पित की गई, वो भी उन्होंने अपनी उपलब्धि में ही गिना है। एक भी योजना हिमाचल प्रदेश में ऐसी योजना नहीं है जिस योजना को इन्होंने कहा कि हमने शुरू किया है और उसको हमने पूरा किया है। और हैरानी की बात तो यह है कि आप देखेंगे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान एक पैरा 84 है, जिसमें इन्होंने हिमाचल प्रदेश में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की बात कही थी। और उस काम को उन्होंने बताया है कि वो काम हमने जो है वो पूरा कर लिया है। हम सभी 68 विधायक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में अभी तक मुझे जानकारी नहीं है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान कौन है और उसमें क्या सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध कराई है। और यहाँ इन्होंने सारी रेडियोलॉजी की, एमआरआई की, मेडिकल स्टाफ की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं, बोलते हैं हमने। इससे बड़ा झूठ कोई और हो नहीं सकता है। दो वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश ने एक ऐसा दौर देखा है, त्रासदी
तो एक दौर था जो मनुष्य के हाथ में नहीं था, लेकिन एक त्रासदी ऐसी देखी है 2 वर्ष के कार्यकाल में जो मनुष्य के हाथों से हुई है, यानी कि वर्तमान सरकार के हाथों से हुई है, वर्तमान मुख्यमंत्री के हाथों से हुई है। चारों तरफ हिमाचल प्रदेश में एक अनार्की का एक वातावरण जो है वो हिमाचल प्रदेश आज अपने आंखों के सामने देख रहा है। 1865 संस्थान हिमाचल प्रदेश में खुले हुए चले हुए संस्थान, बजटीय संस्थान जो है बंद कर, अभी भी आर्थिक संकट का रोना रोते रोते कह रहे कि कुछ और संस्थान बंद होंगे। अभी कहा जा रहा है कि शायद 21, 22, 25 कितने भी कॉलेज हैं वो कॉलेज भी बंद होने के लिए एक सूची बना करके तैयार कर दी है। आज उपलब्धियों के बारे में जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिक्र करने लायक कोई एक बात इसमें नहीं है। 6 गारंटियां पूरी करने की बात कही है। 10 गारंटी दी थी, 6 गारंटियां पूरी कर दी। क्या ये पूरा प्रदेश जानता नहीं है कि कौन सी 6 गारंटी हैं जिन गारंटियों का जिक्र करें मुख्यमंत्री जी जो आपने पूरी कर दी? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला में आयोजित बजट सत्र के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और आगामी बजट के अहम बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सुधारों की जानकारी दी और आगामी योजनाओं पर प्रकाश डाला। सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा जो नीतिगत बदलाव लाया उसको इसमें प्रस्तुत किया गया, क्योंकि डाटा के साथ क्या क्या हम बदलाव करने जा रहे हैं उसका विवरण इसमें दिया गया। 2 साल पहले जब शिक्षा के क्षेत्र में मैंने शिक्षा विभाग की बैठक ली थी, उस समय क्वालिटी एजुकेशन में हम 21वें स्थान पर थे देश में। असर का जो सर्वे हुआ 2 साल में हमारी नीतियों में परिवर्तन हुआ, उन नीतियों के परिवर्तन के कारण आज हम पहले नंबर पर आए। मेरा मानना है कि इस प्रदेश में जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी, ना क्वालिटी एजुकेशन थी, ना क्वालिटी हेल्थ सिस्टम है, ना पीने के पानी की क्वालिटी है और ना ही लाइट की भी क्वालिटी है। आर्थिक दुर्दशा में इस प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गई थी। 75,000 करोड़ का कर्ज था और तकरीबन 10,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारियों की लायबिलिटीज थी। भारतीय जनता पार्टी के समय हमें जीएसटी कंपनसेशन सेस जो था, जो 2017 से मिलना शुरू हुआ और 2022 में जून में बंद हो गया, वो 3200 करोड़ रुपए का था। भारतीय जनता पार्टी के समय जो राज्य को जो सेंट्रल स्टेट टैक्सेस के द्वारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती है वो 2018-19 में जयराम जी के 20-21 में जयराम जी के समय में 10,000 करोड़ रुपया हुआ करती थी। आज इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में वो 3200 करोड़ रुपया रह गया। हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो केंद्र की सरकार है, हमारी जो बोरिंग की लिमिट है उसमें 1600 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई। ये सब फैसले हुए जब हमारे पास जीएसटी लागू नहीं था से कर लो भाई जी, तो हमें बैट के रूम में और एक्साइज के रूम में तकरीबन हर साल 3800 करोड़ रुपया आता था। आज हमें इंडस्ट्री को, जो बद्दी की इंडस्ट्रीज है जहाँ से हमें तकरीबन 3000 करोड़ रुपया आता था, आज वहाँ से हमें जीएसटी के रूप में सिर्फ 200 करोड़ रुपया या 250 करोड़ रुपया आता है। अब वो जीएसटी कंपनसेशन सेस का 5 साल तो कंपनसेशन दे दिया, लेकिन जो आगे नुकसान है वो कैसे पूरा होगा? क्योंकि हम प्रोड्यूसर स्टेट है, हमारे कंज्यूमर कभी भी, मैंने छोटा सा उदाहरण दिया, अगर कोई पीने के पानी की बोतल हिमाचल में खरीदेगा तो उसको जीएसटी लगेगा। प्रोड्यूसर स्टेट हिमाचल प्रदेश है, हम कंज्यूमर स्टेट नहीं है और हमारी जनसंख्या 75 लाख है, कभी भी जीएसटी हमारा बढ़ेगा नहीं। लेकिन प्रोड्यूसर स्टेट के साथ कंज्यूमर स्टेट यूपी है, वहाँ की जनसंख्या 22 करोड़ है, उनको उसका फायदा होगा।
हमने सारी व्यवस्था को 2 साल में सुचारू किया। में हमें थोड़ी कठिनाई के साथ हम आत्मनिर्भर हिमाचल की जो परिकल्पना हमने 2 वर्ष पहले की थी उसमें हम आगे बढ़े। ये भी कहना चाहूँगा मैं, इसके अलावा कई बार केंद्र के नेता आके यहाँ कहते हैं टैक्सेस मिलता था। केंद्र अगर ने जो सेस लगाए हैं उसमें राज्य को कोई पैसा राज्य को नहीं आ रहा। देश की जनता भी रही है, प्रदेश की जनता भी दे रही है। अब पेट्रोल और डीजल डलवाते हो तो वो जो सेस जाता है वो केंद्र सरकार की किट्टी में जाता है, उस सेस से हमें कोई हक नहीं मिलता। तो ये कहना है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आके कि ये केंद्र के अनुदान पर टिकी है, हम खैरात नहीं मांग रहे। संविधान के दिए हुए अधिकारों का हम मांग करते हैं। हमारा अधिकार अभी ये है, जो एनपीएस कर्मचारियों का 9200 करोड़ के करीब, जिसमें सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस से ओपीएस में आए उन्होंने जो ईपीएफ का अंशदान दिया 10%, वो तकरीबन 4000 करोड़, और उस अंशदान में जो सरकार का 14% का अंशदान होता है वो 5000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने स्टॉक मार्केट में लगाया है, उसका इंस्टॉल वाइज तो हमारा पैसा वापस करते हो, वो तो हमारा पैसा है। हम तो सरकारी कर्मचारियों को में जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की थी, जब ये प्रस्ताव आया कि आप प्रदेश की जनता के लिए एक प्रस्ताव पारित करें कि 23,000 घर जो बर्बाद हो गए हैं, आप इस आपदा में हिमाचल प्रदेश की सहायता करें। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय उस प्रस्ताव का वॉकआउट किया। चर्चा कौन लाया था? चर्चा लाए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग आपदा के समय। ये बात भी रही। फिर केंद्र की टीम ने हिमाचल प्रदेश सरकार में अपनी टीम भेजी, आपदा का आंकलन किया गया। आंकलन करने के बाद खुद ही 10,000 करोड़ का पीडीएनए बना, आज तक वो भी नहीं मिला। हमारे कई इश्यूज है, हम कोई गरीब प्रदेश नहीं है। हमारे प्रदेश की संपदा और हमारी जो जनता है वो सबसे अमीर संपदा वाली जनता के लोग हैं हमारी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र 2025 का दूसरा दिन आज विधानसभा की सलामी देकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायकों का स्वागत किया और सत्र की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार की योजनाओं पर जोर दिया और सदन में उपस्थित सभी विधायकों से सहयोग की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम सभी यहाँ राज्य के हित में महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारा उद्देश्य प्रदेश के हर नागरिक की बेहतरी के लिए काम करना है। हम सभी मिलकर इस बजट सत्र को सफल बनाएं और प्रदेश के विकास की दिशा में ठोस कदम उठाएं। जय श्रीमान। हिमाचल प्रदेश पुलिस जिला शिमला रेगुलर 128 की सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित श्रीमान। जय श्रीमान। गार्ड बगल चट छतरी खड़े शेषगार विसर्जन। धर्मपुर के 36 वर्षीय युवक ने चिट्टे के नशे से बाहर आने की अपनी संघर्षपूर्ण कहानी साझा की है। युवक ने बताया कि दोस्तों के साथ एक दिन पार्टी में मजाक में चिट्टे का सेवन किया, लेकिन यह लत में बदल गई और उसकी जिंदगी पर गहरा असर डाला गया। युवक ने 1.5 साल तक चिट्टे का सेवन किया, जिसके कारण उसके वित्तीय हालात भी
बिगड़ने लगे। उसने परिजनों और दोस्तों से पैसे मांगकर चिट्टे का सेवन किया। जब परिजनों को उसके नशे के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे डॉक्टर के पास ले जाकर नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया। युवक ने अपनी इच्छा शक्ति से नशे को छोड़ दिया और अब वह इससे पूरी तरह से बाहर आ चुका है। युवक ने अपने अनुभव को साझा करते हुए युवाओं से अपील की है कि वे नशे में ना फंसे और अगर वे फंस चुके हैं तो वह बाहर निकलने की कोशिश करें। उन्होंने अभिभावकों से भी आग्रह किया है कि वे अपने बच्चों की मदद करें और यह सुनिश्चित करें कि वे दलदल में ना फंसे। युवक ने कहा कि नशे का आदी व्यक्ति धीरे धीरे समाज से अलग हो जाता है। युवक ने कहा कि नशे का आदी व्यक्ति अकेला महसूस करता है। शुरू में उसे नशा अच्छा लगता है, लेकिन फिर आदत से छुटकारा पाने की कोशिश भी करे तो वह इसे छोड़ नहीं पाता है। नशे के आदी युवा परिजनों को इसकी जानकारी दे और उनकी मदद से बाहर आने का प्रयास करे। क्षेत्र के लोगों से अपील है कि चिट्टा तस्करी की सूचना नजदीकी पुलिस चौकी या थाने में दे। चिट्टा तस्करी रोकने के लिए सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी होगी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी स्थित गुलरवाला में एक किराए के मकान में देह व्यापार चलने की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर इस अवैध धंधे का पर्दाफाश किया। बद्दी पुलिस को सूचना मिली कि गुलरवाला के एक किराए के मकान में बाहर से महिलाओं को लाकर देह व्यापार करवाया जा रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए छापेमारी की और वहां से कई महिलाओं को मुक्त कराया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक महिला सहित 7 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक महिला सहित कुछ अन्य पुरुष शामिल हैं, जो इस अवैध धंधे से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए यह बताया कि महिलाओं को अन्य राज्यों से लाकर इस मकान में रखा जाता था, जहां उन्हें शारीरिक शोषण के लिए मजबूर भी किया जाता था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलने के बाद उन्होंने तुरंत इस मामले की जांच शुरू की और संदिग्ध मकान में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने कुछ महिलाओं को मुक्त कराया, जिन्हें अवैध तरीके से यहां रखा गया था और उनसे देह व्यापार करवाया जा रहा था। महिला पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में पुलिस ने उन महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर भेजा और उनके बयान भी दर्ज किए। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी महिला और अन्य 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ मानव तस्करी और देह व्यापार से संबंधित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आज सुबह 10 बजे के करीब जब एसएफआई के कार्यकर्ता परविंदर, अंकुश, आर्यन, संजय और जतिन एवं अन्य साथी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ब्लॉक के नीचे ढाबे में बैठकर नाश्ता कर रहे थे, उस दौरान एबीवीपी के गुंडों द्वारा उन पर तेजधार हथियार से वार किया गया। विश्वविद्यालय परिसर में हुए इस घटनाक्रम के दौरान समरहिल चौकी के इंचार्ज एएसआई भारत भूषण व अन्य 3 पुलिस कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस खतरनाक हमले के चलते कई छात्रों को गंभीर चोटें आई है और आईजीएमसी में उनका इलाज चल रहा है। गौरतलब है कि पिछले कल एएसपी रतन नेगी द्वारा करवाई गई छात्र संगठनों के बीच समझौते के बावजूद इन्हीं गुंडों द्वारा देर रात को सांगटे इलाके में एसएफआई कार्यकर्ताओं का तेज धार हथियारों के साथ पीछा किया जाता है। गौर करने की बात है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब एबीवीपी के गुंडों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में ऐसी हिंसात्मक घटना करवाई गई है। हर बार जब भी एसएफआई छात्रों के मुद्दों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करती है, तब तक एबीवीपी के गुंडे ऐसी ओछी हरकतों पर उतर आते हैं और विश्वविद्यालय की बेहतरी के लिए लड़े जा रहे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन फतेहपुर जिला कांगड़ा के विधायक और कैबिनेट रैंक मंत्री भवानी सिंह पठानिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में व्यवस्था में बदलाव आवश्यक है और यह बदलाव प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए अहम है। भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि यह व्यवस्था परिवर्तन का दौर है। हमें यह समझने की जरूरत है कि केंद्र सरकार जो पैसा राज्य सरकार को देती है वह किसी के घर से नहीं आता। यह पैसा जनता के टैक्स से आता है और इसका उपयोग राज्य के विकास योजनाओं में किया जाता है। उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार इस धन का सही तरीके से उपयोग कर रही है और इसके जरिए हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में विकास के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अगर आप देखें तो
तो आप देखिए कि हमारी सरकार जो है डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू की, हम बड़ी कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ बोल रहे हैं शुरू से, और वो ये है कि ये व्यवस्था परिवर्तन का दौर है। और व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि 1970 और 80 के दशक में जो एक हिमाचली की अपेक्षा थी या जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी, आज वो उससे बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। अगर हम पुराने ढर्रे से, पुराने स्ट्रक्चर से, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर से काम करते रहेंगे तो हम उसी जगह पर घूमते रहेंगे जहाँ पर हम मेरा ख्याल पिछले 15-20 साल से घूम रहे हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन में जो आप देख रहे हैं कि जितने चेंजेस जो मुख्यमंत्री ला रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हो, चाहे वो आपके हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में हो, उनके ऊपर जो है हमने जो ध्यान जो था वो केंद्रित किया कि व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत किस लिए है और व्यवस्था परिवर्तन आवश्यक इसलिए है क्योंकि अगर पुराने ढंगे से काम करते रहेंगे तो रिजल्ट भी वही पुराने आएंगे और वो पुराने रिजल्ट्स जो है वो आज किसी को उस तरीके से नहीं चाहिए। गड्ढे भी गिनवाए हैं। हाँ जी, हाँ, मेरा सवाल बड़ा सिंपल था कि केंद्र सरकार जो पैसा देती है वो कहीं किसी के घर से लाके नहीं देती, वो हर हिमाचली का पैसा है। हम जीएसटी के रूप में जो भी हम उपभोग करते हैं, चाहे हम नमक खरीदें, कुछ भी खरीदें, एक जो है जीएसटी हम देते हैं। उस जीएसटी का हिस्सा जो है उसका एक पार्ट हमें मिल जाता है, एक पार्ट केंद्र के पास रहता है, और बाकी जैसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, सीआरएफ हो गया, बाकी स्कीम्स के थ्रू जो है केंद्र से हमें आता है। लेकिन विपक्ष ने अपनी आदत ये बना ली है कि हर चीज़ पे यही कहते हैं कि जी केंद्र सरकार जो है वो पैसा दे रही है तो हिमाचल की सरकार चल रही है। तो मेरा प्रश्न यही था कि वो किसी के घर से पैसा नहीं देते, वो हमारा पैसा है, हमें ही वापस मिल रहा है। और इसके अलावा जो लगभग 20-25 हज़ार करोड़ का डेफिसिट हिमाचल का है जो केंद्र सरकार के पास है, वो उसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा। जब डिज़ास्टर हुआ, जब इस शताब्दी की सबसे बड़ी हमारी जो घटना घटी थी, अपनी जो फ्लड आया था, इसमें केंद्र की एजेंसी आई, केंद्र की एजेंसी ने आके सर्वे किया और उस सर्वे का असेसमेंट उन्होंने निकाला कि हिमाचल प्रदेश को लगभग 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस सर्वे को हुए आज 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन एक भी पैसा जो है ये केंद्र से हमारे पास नहीं आया। मेरा सवाल सिर्फ यही था कि केंद्र ने पैसा नहीं दिया, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके जो 7 एमपी हैं उनमें क्या एक बार भी किसी के पास जाकर ज्ञापन दिया, लोकसभा के अंदर जाकर क्या हिमाचल प्रदेश के हित की बात रखी? और अगर नहीं रखी तो आप क्यों नहीं रख रहे? सरकार आपकी है, 7 के 7 एमपी जो हैं वो आपके भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता का जो आवाज़ है उसको लोकसभा में उठाएं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में उठाएं। इसके अलावा जो अंशदान का पैसा है एनपीएस का, वो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास पड़ा हुआ है। ये अंशदान इसलिए देना पड़ा था क्योंकि उस समय आपकी पेंशन नहीं थी। अब जब सरकार ने अंडरटेकिंग दे दी है कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर आ गए हैं और आपको भविष्य की आपकी चिंता नहीं है, ये हमारा चुनावी एक घोषणा थी, हमारी एक चुनावी वादा था, वो हमने पूरा कर दिया है, तो वो जो 10,000 करोड़ रुपया है, वो 10,000 करोड़ जो है वो हमें वापस मिलना चाहिए, जिसका हम उपयोग जो है दोबारा वापस कर्मचारी हित में जो है हम लगा सकें। और तीसरी चीज़, जब हमने ओपीएस दी तो जो हमारी बोरिंग लिमिट थी, वो बोरिंग लिमिट को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लगभग 1600 करोड़ से घटा दिया है। अगर आप तीनों को देखेंगे लगभग 22,000 करोड़ के आसपास का ये डेफिसिट है जो बन रहा है। और मेरी जो है नेता प्रतिपक्ष से एक ही रिक्वेस्ट थी कि कृपया आप भी आवाज़ उठाएं और आपके जो 7 चुने हुए, 4 लोकसभा से, 3 राज्यसभा से जो आपके मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके थ्रू आप केंद्र के साथ अब लाइजनिंग कीजिए। और अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है, मुख्यमंत्री महोदय उनको बड़ी बार बोल चुके हैं कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन हिमाचल प्रदेश ने आरटीसी ऑफिस के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इसमें देश और प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदायों जैसे सिख, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम और अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रहे हमलों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि देश भर में इन समुदायों को जाति, धर्म, छुआछूत और क्षेत्र के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। भीम आर्मी के सदस्य रवि कुमार दलित ने कहा कि हमारे संविधान ने सभी धर्मों को अपनी इच्छा अनुसार पूजा अर्चना की स्वतंत्रता दी है, लेकिन इसके बावजूद इन समुदायों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। कुछ संगठनों द्वारा इन पर हमले भी किए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही है, मारपीट भी हो रही है और कई जगह हत्याएं और बलात्कार की घटनाएं भी सामने आ रही है। आज धरना प्रदर्शन जो है ये देश और प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, सिख, ईसाई, बौद्ध
और इन पर जिस तरह से देश में और प्रदेश में जो है हमले हो रहे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, कई जगह दलितों की जो बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, कई जगह बलात्कार हो रहे हैं, उसको लेकर जो है यहाँ पर आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन हिमाचल प्रदेश के साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। और हमने जो है यहाँ पर निर्णय लिया है कि ये हमारा राष्ट्रीय कॉल है भाई चंद्रशेखर रावण की, कि हम पूरे देश के अंदर अल्पसंख्यक दलित और जो हमारे सिख ईसाई बौद्ध हैं उनके हमलों के विरोध में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और अभी हाल ही में भाई चंद्रशेखर रावण के ऊपर भी 2 बार हमला हुआ, एक बार मथुरा में, एक बार उड़ीसा में, साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय रतन सिंह जी भी थे। तो हम उन सभी बातों को लेकर आज यहाँ पर पहुँचे हैं और हमारी सीधी सी हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन देना है डीसी के माध्यम से। और हमारी मांग ये है कि जो ये राष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में भी कई घटनाएं हुई है, जिसमें शादी ब्याह में जो है एक फौजी परिवार के बच्चों के साथ शादी ब्याह में उनके साथ मारपीट की गई, उसमें 20 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है। और हमारे हिमाचल प्रदेश के रामपुर में भी घटनाएं घट रही है, अपना कुल्लू में, और प्रदेश के कोने कोने पर 80 अनुसूचित जाति और कई जगह पर अल्पसंख्यक और सिख ईसाई बौद्ध पर भी हमले हुए हैं। तो इसको लेकर जो है हम राष्ट्रपति के माध्यम से आज यहाँ से ज्ञापन देंगे।